हेलो एवरीवन, दिस इज़ 11th लेक्चर ऑन जीएसटी। यानी कि यह जीएसटी पर 11वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ई वे बिल क्या होता है जानेंगे। व्हाट इज़ ई वे बिल, किस स्थिति में ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है, व्हेन इज़ ई वे बिल मैंडेटरी, कब ई वे बिल जारी किया जाना चाहिए और कितने समय के लिए यह मान्य होगा। ई वे बिल यह कितने समय के लिए मान्य होगा, उसकी वैलिडिटी पीरियड, साथ ही साथ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो है कुछ विशेष सौदे होते हैं उस पर ये ई वे बिल नहीं लागू होता, उसको भी जानेंगे। और कुछ गुड्स की कुछ गुड्स जो हैं जिसको कैरी करना, यहाँ से वहाँ भेजना होता है, तो उस पर भी ई वे बिल के प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसको भी हम इसी लेक्चर में जानेंगे, इसी वीडियो में। सबसे पहले व्हाट इज ई वे बिल, ई वे बिल क्या है ये जानते हैं। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का संक्षिप्त रूप है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इसको बोलते हैं, ई वे बिल इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। यह एक यूनिक डॉक्यूमेंट है, एक अनूठा दस्तावेज है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से वर्तमान जीएसटी शासन, यानी जो जीएसटी के प्रोविजन है, जीएसटी के रूल लगता है, जीएसटी जब से अप्लीकेबल हो गया है 1 जुलाई 2017 से, के तहत आवश्यक एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो अंतर्राज्य और 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही यानी मूवमेंट के लिए उत्पन्न होता है। यानी कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल भेजा जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तभी ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होगा, अनिवार्य है। देखिए, ई वे बिल का जो प्रोविज़न है ये 2018 में अप्लीकेबल हुआ था। ये ई वे बिल को जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी INS 01 के रूप में जारी किया जाता है। इसके बाद इसकी जानकारी माल के सप्लायर और उसके ट्रांसपोर्टर और रिसीवर को हो जाती है ऑनलाइन ही। फॉर्म जीएसटी INS 01 में दो भाग होते हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए में माल की जानकारी भरी जाती है और भाग बी में ट्रांसपोर्टर के बारे में जानकारी भरी जाती है। जिसको एग्जांपल से आप समझ लेते हैं, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, मैंने यहाँ रखा है। ये देखिए, ई वे बिल ऐसे ही होता है। इसमें सबसे पहले ई वे बिल नंबर जनरेट करते हैं तो ये मिल जाता है, इसको EBN भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ई वे बिल नंबर। फिर डेट होता है, जनरेटर कौन जनरेट किया है, वैलिडिटी होती है कब से कब तक है। देखिए, पार्ट ए ये है, ये आपका पार्ट ए है। इसमें जीएसटी होता है, जीएसटी सप्लायर का, और प्लेस ऑफ डिस्पैच कहाँ माल भेजा जा रहा है, जीएसटी रिसीवर का होता है ना। इसके पहले के वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में, GSTIN के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद देखिए, प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ पे माल भेजा जा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर यानी इनवाइस नंबर है, इनवाइस की डेट क्या है, ये सब इसमें दिया होता है। ये HSN कोड देखिए, HSN कोड है ये नीचे वाला। वैल्यू भी होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स, कितने का माल भेजा जा रहा है। HSN कोड यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये सभी वस्तुओं का दिया गया है जो जो व्यापार करते हैं उसका कोडिंग होती है। और देखिए, रीजन भी बताना पड़ता है, क्यों माल भेजा जा रहा है, बेचा गया है, किस पर्पज से भेजा जा रहा है। पार्ट बी में देखिए, व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर रहेगा यहाँ पे, और भी ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब होती है। ये ई वे बिल का एक फॉर्मेट है। हालांकि आपको एग्जाम में ये फॉर्मेट अगर आता है बनाने के लिए तभी बनाना होगा, नहीं तो उसके डिफिनीशन सिर्फ ई वे बिल हमने जो बताया अभी वो हो जाएगा। अब आइए देखते हैं किस स्थिति में ई वे बिल जरूरी है, व्हेन इज ई वे बिल मैंडेटरी। अभी हमने बताया था 50,000 रुपये से अधिक का माल भेजेंगे तो होगा, और भी है कुछ एक दो कंडीशन और 3 हमने दिया हुआ है यहाँ पे। जब मैंडेटरी हो जाता है ई वे बिल जनरेट करना, अगर ट्रांसपोर्ट से भेजे जाने वाले माल की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए ई वे बिल बनाना अनिवार्य है। इसे जीएसटी कॉमन पोर्टल से दर्ज करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से माल भेजने वाले यानी सप्लायर की होती है, लेकिन इसे ज़रूरत समझने पर माल मंगाने वाला यानी रिसीवर या माल वाहन से ले जाने वाला यानी ट्रांसपोर्टर भी जारी कर सकता है। अगर माल 50,000 रुपये से अधिक कीमत का है तो चाहे उसे राज्य के अंदर भेजा जा रहा हो या राज्य के बाहर, हर तरह से माल ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल बनाना होगा। यदि
50,000 से कम है, तीसरा केस है। 50,000 से माल की कीमत जो कम है उसके लिए भी ई वे बिल जारी करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन माल को भेजने वाला सप्लायर या उसे प्राप्त करने वाला अगर चाहे तो ई वे बिल जारी कर सकता है। उसको ट्रेस करने में आसानी होगी ना, माल कहाँ पहुँचा कि नहीं। मैंडेटरी नहीं है लेकिन वो कर सकता है। अब देखिए कब ई वे बिल जारी किया जाना चाहिए ये देखते हैं। थोड़ा जगह कम था इसलिए छोटा छोटा लिखा हुआ है। वाहन से माल की आवाजाही 50,000 रुपये से अधिक होने पर ई वे बिल जनरेट किया जाता है। ये तो हम तीसरी बार बता रहे हैं। अब देखिए ये 50,000 रुपये कैसे देखा जाएगा, ये देखिए लिखा है प्रत्येक चालान या वाहन के सभी चालान, यानी अगर एक चालान से भेजा जा रहा है, एक इनवाइस ही समझ लीजिए भेजा जा रहा है, तो उसका वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है तो भी जनरेट करना होगा। या फिर उस वाहन में अगर जितने भी माल रखे हैं सबको जोड़ के अगर 50,000 से ज़्यादा हो जा रहा है तो भी जनरेट करना होगा ई वे बिल। अब ये किसके लिए होगा, एक आपूर्ति के संबंध में, यानी सप्लाई। आपूर्ति के अलावा सप्लाई की डिफिनीशन में नहीं आता, यानी कि माल वापसी वगैरह कर रहे हैं तब भी ये जनरेट करना होता है। एक अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण, यानी कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो माल सप्लाई कर रहा है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी होती है, जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं वो ई वे बिल जनरेट करते हैं। अब देखिए इस प्रयोजन के लिए, यानी ई वे बिल, इस जो यहाँ पे ये 3 कंडीशन बताई गई है, इन तीनों कंडीशन के लिए सप्लाई क्या होती है ये समझ लीजिए। यानी पहला क्या है, ये है व्यापार के दौरान एक प्रतिफल के लिए की गई पूर्ति, यानी बिजनेस कर रहे हैं और उसके बदले में कंसिडरेशन मिला है आपको और सप्लाई कर रहे हैं, तब ई वे बिल जनरेट करना होगा। एक प्रतिफल के लिए अगला है, एक प्रतिफल के लिए की गई आपूर्ति जो व्यापार के दौरान नहीं हो सकती है, यानी कि व्यापार तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी सप्लाई कर रहे हैं और कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। नेक्स्ट है आपका ये तो सब जानते हैं, बिक्री, माल की बिक्री की गई है तो ई वे बिल जनरेट करना ही होगा। स्थानांतरण हो रहा है, देखिए ट्रांसफ़र हो रहा है, एक अपने ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमने लिख दिया इसीलिए इस तरह से समझ में आए, अपने ब्रांच को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सेल नहीं है लेकिन फिर भी ई वे बिल जनरेट करना होगा। वस्तु विनिमय, यानी एक एक्सचेंज करते हैं एक माल से दूसरे माल को, उसमें मनी के द्वारा पेमेंट नहीं होता लेकिन पेमेंट तो हो ही रहा है, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स ले रहे हैं, तो यहाँ भी ई वे बिल जनरेट करना होगा। फिर आपका देखिए लास्ट वाला है, लास्ट क्या है देख लीजिए, इस पेज का लास्ट है प्रिंसिपल द्वारा, यानी जो मालिक है वो जॉब वर्क के लिए दूसरे को भेजता है, ठीक है, वो इंटर स्टेट मूवमेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने दूसरे ब्रांच को भेज रहा है या फिर अपने श्रमिक को भेज रहा है, कोई लेबर है तो उनको उस पर जॉब वर्क करने के लिए उसको माल को बना कर फिर वापस भेज देगा, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ये आप देखिए एक ई वे बिल किसको उत्पन्न करना चाहिए, यानी कौन जनरेट करता है, ये देखिए अभी हमने बोला था ना, अपंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर माल भेजता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वो ई वे बिल जनरेट करे। देखिए पहला क्या है, पंजीकृत व्यक्ति, ये है आपका रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। एक पंजीकृत व्यक्ति से या उसके मूल्य से 50,000 रुपये से अधिक के माल की आवाजाही होने पर ई वे बिल जनरेट करना होगा। यहाँ में सेंटेंस की फ्रेमिंग में कुछ दिक्कत है, लेकिन 50,000 रुपये से अधिक का माल की मूवमेंट होगा एक रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो ई वे बिल जनरेट करेगा, यही कहना है इसका। एक पंजीकृत व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर सामान का मूल्य 50,000 रुपये से कम होने पर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, जनरेट करना और ले जाना चुन सकता है, मतलब वो अगर चाहे तो, अभी हमने ये बताया था 50,000 से कम होने पर भी वो जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है, ये 50,000 से ऊपर हो जाए तो मैंडेटरी है ही। नेक्स्ट है अपंजीकृत व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड पर्सन, पंजीकृत व्यक्तियों को भी ई वे बिल जनरेट करना आवश्यक है। देखिए हालांकि यहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति को एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो रिसीवर यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको सप्लाई की जाती है वो निश्चित करेगा
कि ई वे बिल जनरेट करे, उसके जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करे। ये रजिस्टर्ड पर्सन, अभी मैंने बताया था, रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी होगी। तीसरा है ट्रांसपोर्टर। सड़क, वायु, रेल इत्यादि द्वारा माल ले जाने वाले ट्रांसपोर्टरों को भी ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता होती है यदि आपूर्तिकर्ता ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया। यानी अगर सबसे पहले जिम्मेदारी तो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो सेंडर होते हैं, सप्लायर होते हैं। फिर अगर वो नहीं कर रहा है तो रिसीवर जनरेट करता है। अगर वो भी नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टर जो होता है, जिससे माल भेजते हैं जिसके गाड़ी से, उसकी जिम्मेदारी होती है ई वे बिल जनरेट करना। अब कौन जारी करेगा ये देखिए, यही अभी जो मैंने बताया, दो कारोबारियों के बीच सौदा होने की स्थिति में उसे दो तरह के माल भेजने के विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, पहला है उसने सप्लायर को उसके सप्लायर या उसने रिसीवर ने खुद के वाहन से भेजा हो, भाई अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से भेज दिया। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट, यानी किराए की गाड़ी से भेजा है। दोनों अलग अलग स्थितियों में ई वे बिल जारी करने की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी, देख लीजिए। जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई सप्लायर, या दो बार लिख दिया गया है, एक ही है, या उसे प्राप्त करने वाला कारोबारी अगर अपने खुद के वाहन से माल ले जा रहा है तो उन्हीं में से किसी एक को ई वे बिल जनरेट करना होगा। पहली जिम्मेदारी सप्लायर की होती है, और अगर वो जीएसटी पोर्टल पर जाके करेगा, अगर वो नहीं करता है तो रिसीवर करता है ई वे बिल जनरेट। अगर माल को, ये देखिए दूसरा है, अगर माल को ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है, किराए की गाड़ी से है, ट्रांसपोर्टर से, तो फिर माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले सप्लायर या रिसीवर दोनों में से कोई एक जारी करेगा ई वे बिल। यदि सप्लायर या रिसीवर जारी नहीं करता तो ट्रांसपोर्टर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ई वे बिल जारी करे। हालांकि कुछ जानकारी उस ट्रांसपोर्टर को भी पूरी जानकारी तो होती नहीं है, तो वो पूरी जानकारी रिसीवर और सप्लायर से लेगा तभी उसको भर सकता है। कुल मिला के जो नट सेल है, माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले वो ई वे बिल जनरेट करेगा, वो कोई भी करे, चाहे सप्लायर, चाहे रिसीवर, चाहे ट्रांसपोर्टर। अब देखिए कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, कितने समय के लिए मान्य होगा ई वे बिल, हाउ मच लॉन्ग ई वे बिल वुड बी वैलिड। अगर किसी माल का ट्रांसपोर्ट 1000 किलोमीटर तक होना है, यानी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर तक नहीं, 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होना है, तो ई वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन की होगी। अगर माल का ट्रांसपोर्ट 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच होना है तो वैलिडिटी आपकी 3 दिन की होगी। जिस माल का ट्रांसपोर्ट 300 से 500 किलोमीटर के बीच होना है उसकी वैलिडिटी 5 दिन की होगी। और यही चीज़ है, 500 से 1000 किलोमीटर के बीच ट्रांसपोर्टेशन होना है तो उसकी वैलिडिटी 10 दिन की होगी। अगर 1000 किलोमीटर से ऊपर है तो वैलिडिटी आपकी 15 दिन की होगी। अब यहाँ देखिए डिस्टेंस जो 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये कैसे आप देखेंगे, कैसे तय करेंगे। तो ये दूरी तय करने के लिए ना जो पिन कोड सिस्टम का सहारा लिया गया है। पिन कोड आप लोग जानते हैं, पिन कोड जो लेटर वगैरह भेजने के लिए होता है, वही चीज़ है। तो रिसीवर का और सप्लायर का दोनों का एड्रेस भरा जाता है, उसमें पिन कोड डाला जाता है दोनों का, रिसीवर और सप्लायर का। तो उसी पिन कोड के आधार पर सिस्टम यानी कंप्यूटर खुद ही उस जगह का नाम और दोनों बीच की दूरी खुद ही बता देता है। खुद अपने से भरेंगे तो उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कुछ गलत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब पिन कोड से सिस्टम से किया गया है, पिन कोड भरने से ऑटोमेटिक वो जनरेट कर लेता है, तो इसमें करप्शन की संभावना, मैनिपुलेशन की संभावना ख़त्म हो गई है। अब देखिए 2 नोट हमने लिखा है, ये देख लीजिए। किसी एक राज्य के भीतर अगर 10 किलोमीटर के दायरे में माल भेजा जा रहा है ना, तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ 10 किलोमीटर के बीच में जा रहा है तो ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैल्यू का कोई रोल नहीं है। फिर ई वे बिल की वैधता वाली समय अवधि के अंदर की माल की ढुलाई का पूरा होना आवश्यक है। अगर नहीं हो पाता तो फिर से ई वे बिल आपको जनरेट करना होगा। कुछ कंडीशन है, उसमें एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बहुत रेयर केस में होता है। अब देखिए वही चीज़ मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ताकि याद करने में आसानी रहे। वही चीज़ है, 100 किलोमीटर है तो 1 दिन है, 100 किलोमीटर के पहले पहले तक, 100 से 300 किलोमीटर है 3 दिन है, 300 से 500 किलोमीटर 5 दिन है, 500 से 1000 है तो 10 दिन है वैलिडिटी ई वे बिल की।
1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 दिन की वैलिडिटी है। अब देखिए कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, यहाँ तक तो आपको एग्जाम में लिखना है। बीच में एक थोड़ा सा मैंने बताया था, वो आपको जो फॉर्मेट दिया था ई-वे बिल का, वो आपको ज़रूरत होगी तभी बनाना है एग्जाम में। अब जो हम बता रहे हैं स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, अगर स्पेसिफिकली पूछेगा कि कुछ विशेष ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें ई-वे बिल की जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कौन कौन से होते हैं, तभी आपको लिखना है ना। ई-वे बिल के क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये सब भी हम खासकर स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं ये सब वीडियो, तो हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ एग्जाम्ड किए गए हैं गुड्स, वो भी आपको स्पेसिफिकली पूछेगा तभी लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। अब देखिए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर ई-वे बिल, यानी कुछ विशिष्ट सौदे हैं, लेन देन, माल की आवाजाही, जो कि ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, ई-वे बिल इज ऑप्शनल फॉर गुड्स लेस देन 50,000, यानी वही चीज़ है, 50,000 के नीचे रहेगा तो ऑप्शनल है कि आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। लेकिन देखिए एक्सेप्शन डाला है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मैंडेटरी ई-वे बिल प्रोविजन लाइक, यानी कुछ केसेस हैं जबकि 50,000 से नीचे भी होगा ना तो भी जनरेट करना ही होगा। उसी का एक एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर इंटर स्टेट जॉब वर्क। अभी मैंने बताया था एक प्रिंसिपल है, अपने जॉब वर्क के लिए, कुछ काम करने के लिए लेबर को इंटर स्टेट दे रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा है माल, तो वहाँ कितनी भी मूल्य का हो, 50,000 से नीचे का भी है ना, तो भी ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा हमको। क्या है फिर अगला केस है, देखिए इफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस, यानी हॉर्स कार्ट है या मैनुअल कार्ट या इक्का से कह लीजिए, ठेला से कह लीजिए, अगर भेजा जाएगा ना तो कितने का भी माल भेज दो, वो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कंडीशन है कि मोटर होना चाहिए, मोटराइज होना चाहिए, है ना, गाड़ी वगैरह भेजेंगे तभी, मोटर से। अगर इक्का से गाड़ी, इक्का से ठेला से या फिर रिक्शे से ही भेज दिए, 50,000 से 60,000 70,000 1 लाख का माल भेज रहे हो, लेकिन ई-वे बिल जनरेट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट ने एजम्पशन लिया है कि ये सब गाड़ियों से बहुत 8-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ही माल भेजा जा सकता है, इसलिए ऐसा रूल बना दिया गया है। अब ये तो एजम्पशन लिया गया, ठेला वाला अगर 100 200 400 किलोमीटर चला गया तो वो अलग बात हो गई। इफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ये एक देखिए और केस है, फ्रॉम द पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड, ये सब चीज़ें हैं फॉर क्लियरेंस ऑफ कस्टम, यानी एक पोर्ट से अब कस्टम के लिए माल बाहर भेजने के लिए भेजा जा रहा है, तो यहाँ भी जनरेट नहीं किया जाता है, ई-वे बिल जरूरत नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, एक दो ठो है, ये जगह स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन ही चल रहा है, इसमें आप सब स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं तो पॉज करके वीडियो देख लीजिए। ये कुछ है हाईलाइटेड, हम देख बता दे रहे हैं। व्हेन, ये है आपका, वेयर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रेल एज ए कंसाइनर, यानी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो नगर पालिका वगैरह होती है, नगर निगम, वो रेल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, तो वहाँ भी ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख लीजिए, इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड to a wear bridge within 20 kilometer and back to a place of business by being covered under delivery चालान, डिलीवरी चालान के अंतर्गत अगर 20 किलोमीटर के अंदर माल भेजा जा रहा है कुछ नाप तौल करने के लिए, ठीक है, तो फिर वापस भी ले लिया जाएगा। बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, नाप तौल नहीं हो पाती है, तो उसमें भी ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए देख लेते हैं ई-वे बिल से बाहर रखे गए सामान। अभी तक तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन थे, कुछ विशिष्ट सौदे थे, आवाजाही थी, मूवमेंट ऑफ गुड्स था, उसको बाहर रखा गया था। अब यहाँ पे माल की बात हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें जिसपे ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये है, मैंने हाईलाइट कर रखा है, पोस्टेज बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्टल बैगेज जो होते हैं पोस्ट वाले, वो कहीं से कहीं ले जाएं, इसमें ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। करेंसी है, जैसे एटीएम वगैरह में पैसे आप लोग रखते हैं, आप तो निकालते हैं, जैसे एटीएम कंपनियां होती हैं, एटीएम में पैसे वगैरह रखती है ना, तो और भी बैंक भी है, करेंसी यहाँ से वहाँ ले जाता है, तो उनको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, यानी ये कपड़े लत्ते की बात हो रही है जो कि आप पर्सनल यूज में प्रयोग करते हैं, पर्सनल यूज का है,
तो वो अगर यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, कितने भी सामान का हो, ई वे बिल जनरेट करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और हमने हाईलाइट किया है, ये देख लीजिए, गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी वही एल्कोहलिक लिकर या शराब वगैरह की बात होती है जो मानव उपभोग के लिए है। पेट्रोलियम है, हाई स्पीड डीजल है, तो इनके लिए ई वे बिल में हालांकि ये कवर्ड ही नहीं है, तो जीएसटी में ये कवर्ड ही नहीं है, तो ई वे बिल करने जनरेट करने की भी ज़रूरत है नहीं इनको। फिर देखिए नोटिफिकेशन आया था, एक नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में, तो ये 28 जून 2017 को आया था। तो इसने भी कहा कि ये नीचे जो कुछ गुड्स दिए गए हैं उनमें भी ई वे बिल जनरेट करने के नहीं, इनको एग्जाम्ड कर दिया गया, बल्कि ये नहीं कर रहा है जनरेट करने के लिए, एग्जाम्ड कर दिया है, कभी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये है कर्ड है, लस्सी है, बटर मिल्क है, यानी कि दही दूध है, ये है नीचे दूध भी है, दही दूध लस्सी है, वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जी वगैरह, और फल है, और लाइव एनिमल है, जैसे गाड़ी वगैरह में लाद के ले जाते हैं ना, जैसे भैंस कोई खरीदे है, वो लेके जाएगा, अगर 50,000 से ऊपर की वो भैंस है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ जाएगा। ऐसा ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पशन कर दे दिए हैं, गाय भैंस खरीद रहे हैं आप गाड़ी में लेके जाइए, ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस रोकेगी नहीं बीच में आपको इस चीज़ के लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट में देखिए, ये कट गया, ये तो अंडरलाइन की जगह ये अंडरलाइन हुआ, आइटम्स ऑफ एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, यानी एजुकेशन से संबंधित जो भी आइटम है उस पर ई वे बिल करने की ज़रूरत नहीं है, ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स है, मैप्स है, पीरियोडिकल्स है, जो आती रहती हैं पत्रिकाएं वगैरह ना, उस पर ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं ई वे बिल का। ई वे बिल के कुछ फ़ायदे हैं, हमने 3 ही लिखा है यहाँ पे, उसे देख लेते हैं। कारोबार का ज़्यादा हिस्सा टैक्स की जद में आ जाने से सरकार को ज़्यादा मात्रा में टैक्स मिलेगा। ऑब्वियसली इसकी पकड़ मजबूत हो गई गवर्नमेंट की कि कौन सा माल कहाँ जा रहा है, ये वो पकड़ लेंगे तो उसको टैक्स ज़्यादा मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सिस्टम लागू होने के बाद, यानी ओवरऑल इंडिया लेवल पे हो गया ना, ये एक स्टेट लेवल नहीं है, पूरे इंडिया लेवल पे, तो उसको उसके बाद हर राज्य में एक जैसे नियम लागू हो जाएंगे। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच माल की आवाजाही आवागमन सरल हो जाएगा, सहूलियत हो गई है, पारदर्शिता बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन तेज़ी से होने लगा है, ऑनलाइन वो चेकिंग कर लेते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट है सरकार को टैक्स सिस्टम पर नज़र रखने में आसानी हो गई है, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, कंप्यूटराइज है, तो आसानी से पकड़ लिया जाता है कि उसने किसको माल बेचा है, कितने का माल बेचा है, वही चीज़ बात हो रही है। टैक्स अधिकारी के पास जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी सभी मशीनरी होगी जो उसे ई वे बिल से जुड़ी जानकारी को वेरीफाई कर सकेगी। पहले तो वेरीफाई नहीं करते थे, पेपर वर्क है, नकली है कि असली है पता ही नहीं चलता था, अब तो ऑनलाइन होने पे तुरंत पकड़ ले जाते हैं। इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को जो अधिकारी वगैरह हैं उनको टैक्स की चोरी रोकने में बहुत मदद मिली है। अब है अगला देखिए, ई वे बिल के ऑनलाइन मौजूद होने से कारोबारियों या ट्रांसपोर्टर को उसके खोने या नष्ट होने की चिंता नहीं रहती। ये कारोबारियों की बात हो रहा है, अभी तक तो गवर्नमेंट की बात हो रही थी, टैक्स ऑफिसर की बात हो रही थी, अब गवर्नमेंट कह रहा है ऑनलाइन हो गया, आप कहीं भी बारिश हो तो हमारा पेपर वर्क ख़राब होगा नहीं, ऑनलाइन है सब, दिखा दिया जाएगा, हाँ देखिए है हमारे पास। और जो पहले मिली भगत करके स्मगलिंग वगैरह कर लेते थे उसको बोलते हैं स्मगलिंग, मतलब यही होता है कि बिना टैक्स दिए माल की आवाजाही यहाँ से वहाँ कर देना, वही चीज़, ये सब चीज़ें रुक गया है, रोक लग गई है। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो और भी स्टूडेंट से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू ऑल, लास्ट तक आप सबने वीडियो देखा उसके लिए।